हेलो एंड वेलकम अगेन टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी। माय नेम इज राहुल भारद्वाज और आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी लंबे समय से ये जो इशू है न्यूज़ के अंदर चल रहा है। रीज़न बीइंग कि चाहे नेशनल प्लेटफॉर्म हो या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म हो, इंडियन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इस इशू को मेंशन किया जा रहा है कि इंडिया जो है वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी तो है ही, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी तो है ही, साथ ही सबसे पुरानी जो डेमोक्रेसी है इन टर्म्स ऑफ डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस वो भी इंडिया के पास में है। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो न्यूज़ है, इंडिया इंडीड द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने मेंशन किया है कि इंडिया जो है सबसे पुरानी ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी भी है। इस चीज़ को सब्सटेंशिएट करने के लिए या फिर एक तरह से इसको प्रूफ के रूप में रखने के लिए प्राइम मिनिस्टर के द्वारा काफ़ी सारे रेफरेंसेस दिए गए। फाइन। तो इंडिया के जो हमारे जो टेक्स्ट हैं, जैसे महाभारत है, वेदास हैं, यहाँ से काफ़ी सारे एग्जाम्पल के तौर पे दिए गए हैं। तो इसी पूरे मुद्दे को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्या इंडिया वाकई में मदर ऑफ डेमोक्रेसी है? क्यों ये जो इशू है इसको हाईलाइट किया जा रहा है? और अगर मदर ऑफ डेमोक्रेसी है तो क्या सब्सटेंशिएट करने के लिए हमारे पास चीज़ें हैं? क्या ऋग्वेद के अंदर ऐसा कुछ मेंशन है, या हमारे जो वेदास हैं उसके अलावा जैसे अथर्ववेद की बात करें, या फिर और जो हमारे टेक्स्ट रहे हैं, बुद्धिस्ट टेक्स्ट की बात करें, बहुत सारे और एग्जाम्पल लेंगे, गुप्ता एरा से हो गया, क्या वो इस आइडिया को सपोर्ट करते हैं कि इंडिया डेमोक्रेसी मदर ऑफ डेमोक्रेसी है? कि जो डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र की अगर हम बात करें, उसका जो जन्म हुआ है भारत के अंदर हुआ है। प्रजातंत्र या डेमोक्रेसी की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि ये है रूल ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। एक होता है, मान लीजिए कोई राज्य है जिसके अंदर जो राजा है, ठीक है, वो वहाँ पे लोगों को रूल करेगा। गेटिंग दिस? तो राजा के बाद जो उसका बेटा है, इस तरीके से चीज़ें चलती है। तो डेमोक्रेसी के अंदर ऐसा नहीं होगा। वहाँ पे जो राजा कर रहा है, राजा है या जो शासक है, जो रूलर है, वहाँ पे उसको लोग चुनेंगे। मतलब रिपब्लिक हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। लोगों का वहाँ पे डिसीजन मेकिंग के अंदर रोल रहेगा कि किस तरह से चीज़ें डिसाइड होगी। जो भी हमारी लाइफ को डील करने से रिलेटेड मैटर्स हैं, उसमें हमारी जो है रोल रहेगा, हमारा भागीदारी वहाँ पे रहेगी। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में जो डेमोक्रेसी है उसको थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। ये जो टॉपिक है आपके जीएस पेपर 2 से तो रिलेट करेगा ही, जीएस पेपर 4 इथिक्स से भी रिलेट कर सकता है। इसके अलावा एसए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एसए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इशू रिसेंटली वापस से हाईलाइट होता है। अभी हमने देखा कुछ दिन पहले इंडिया ने हम लोगों ने 77th इंडिपेंडेंस डे ऑब्जर्व किया है। उस मौके पे भी इन सब चीज़ों की चर्चा हुई। ओवरऑल अगर हम यहाँ पे देखें तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट है ना, इसका मेंशन हमें जो अगर सबसे एंशियंट जो टेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो वेदास के अंदर, स्पेशली ऋग्वेद के अंदर इसका मेंशन हमें मिलता है, और इसके अलावा अथर्ववेद के अंदर भी मेंशन मिलता है। तो सबसे पुराना जो डॉक्यूमेंटेशन है डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन का, जहाँ पे लोग जो है वो अपना भागीदारी दे रहे हैं, या फिर जो रूलर है, ठीक है, वो अपनी मन मर्जी के मुताबिक, मतलब अथॉरिटेरियन रूल नहीं है। जो रूलर है, राजा है, उसकी जो मर्जी है वो इस तरह से नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए अलग अलग डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं, उनको अलग अलग नाम दिया। जैसे अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है सभा समिति। ओके, ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनको मेंशन किया गया है, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो है फंक्शंस इनके द्वारा किए जाते थे। ऋग्वेद के अंदर भी इस तरह की चीज़ों का मेंशन है, वेरी सिमिलर टू पॉपुलर गवर्नमेंट। ओके, with reference to the equitable resource distribution, amicable discussion and resolution of the disputes। जहाँ पे केवल जो रूलर है अपनी मर्जी से इस तरह से नहीं कर रहा है चीज़ों को, ओके, वहाँ पे जो इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे सभा समिति हैं, जिसके अंदर लोग जो हैं उसके मेंबर के रूप में, तो उनका भी डिसीजन मेकिंग के अंदर रोल है। राजा उनसे सलाह कर रहा है, या ये सारी चीज़ें। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो पाणिनि हुए, है ना, पाणिनि की अगर हम राइटिंग्स देखते हैं, उनके द्वारा लिखे गए जो टेक्स्ट हैं, या फिर महाभारत की हम चर्चा करते हैं, या फिर बुद्धिस्ट लिटरेचर की चर्चा करते हैं, तो कई जगह पे इस तरह से जो संघ हैं, बुद्धिस्ट लिटरेचर में तो संघ का मेंशन आएगा, उस पर हम थोड़ा सा डिटेल में भी देखेंगे कि किस तरह से बुद्धिज़्म के अंदर जो संघ का कॉन्सेप्ट था, वहाँ पे किस तरह से डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस प्रैक्टिस किए जाते थे। उस पर हम चर्चा करें उससे पहले यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के तौर पे हम लेंगे कि काफ़ी सारे इंडिया के अंदर रिपब्लिक्स के उदाहरण मिलते हैं। रिपब्लिक इन द सेंस कि वहाँ पे जो रूलर होगा लोगों के द्वारा चुना हुआ रहेगा, कि लोग उसको चुन के वहाँ पे भेज रहे हैं।
तो काफ़ी सारे स्टेट और इनका मेंशन है, जो काफ़ी सारे रिपब्लिक हुए, जैसे शाक्य जो रिपब्लिक है जहाँ पे बुद्ध का जन्म हुआ था, भगवान बुद्ध का, तो शाक्य रिपब्लिक का उदाहरण है। इसके अलावा कुरु जो किंगडम है, ये आपको जो एंशंट कुरु किंगडम है उसकी बाउंड्रीज यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो कुरु किंगडम जो था, जो बाद में योद्धेय रिपब्लिक के रूप में बना, ये भी एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि किस तरह से जो कुरु किंगडम था वो रिपब्लिक बना। योद्धेय रिपब्लिक के अंदर हालांकि चीजें इस तरीके से नहीं थी, जैसे आज के समय पे जो डेमोक्रेसी है ना, उससे हम उसको कंपैरिजन नहीं कर सकते। और जैसा कहा जाता है कि डेमोक्रेसी का जो उद्भव हुआ है ना, या जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, ग्रीस को मेंशन किया जाता है कि यूनान जो है वहां से ये डेमोक्रेसी सब जगह पे आई है। तो यूनान के अंदर या ग्रीस में भी अगर आप देखोगे डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन की प्रैक्टिस देखोगे, तो आज के जो कॉन्टेक्स्ट में डेमोक्रेसी है उससे आप कंपेयर नहीं कर सकते। तो इसी तरह से जो योद्धेय रिपब्लिक है, जैसा नाम से पता चल रहा है योद्धा मतलब वॉरियर्स, तो यहाँ पे क्या होगा, जो वॉरियर क्लास है, ओके, दे विल बी हैविंग दिस कंट्रोल इन द डिसीजन मेकिंग। तो योद्धेय रिपब्लिक के अंदर जो एरिस्टोक्रेट्स थे या एलिट्स थे, जो कि जनरली वॉरियर क्लास से होंगे, तो वो यहाँ पे जो है रूल कर रहे हैं। जिस तरह से रोमन जो रिपब्लिक हुआ करते थे पुराने समय पे, उनमें भी इसी तरह का कॉन्सेप्ट प्रचलित था। ओवरऑल अगर हम देखते हैं इंडिया के अंदर एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशन के अंदर जो सबसे स्ट्रांग जो हमें एविडेंस मिलते हैं या जो सबसे स्ट्रांग डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन मिलते हैं, वो मिलते हैं गांव के लेवल पे, विलेज लेवल पे। तो विलेज लेवल पे अगर हम देखें, विलेजेस वर क्वाइट ऑफन रन बाय द काउंसिल्स। विलेज जो है, विलेज काउंसिल्स या पंचायत, उनके द्वारा रन किए जाते थे। आज से हजारों साल पहले की हम बात कर रहे हैं। पंचायत आज भी जो है एग्जिस्टेंस में है। कॉन्स्टिट्यूशनल उनको ये मिला हुआ है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद में इनको कॉन्स्टिट्यूशनल एक वो अथॉरिटी या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन इनको मिला हुआ है। खैर हम बात करें तो पंचायत और ये सब उस समय पे भी मेंशन थी। गुप्ता एरा की बात कर रहे हैं, उस समय पे पंचायत के रोल थे। जैसे इन्होंने कहा कि विलेज काउंसिल जो है उसके क्या क्या काम थे, बैंकिंग से रिलेटेड फंक्शन हो गए, पब्लिक यूटिलिटीज़ को बनाना, जैसे आज के समय पे हम देखते हैं कम्युनिटी हॉल है और इस तरह की अलग अलग हैं। सिविल लॉ से रिलेटेड फंक्शंस इनके द्वारा देखे जाते थे। तो इसका एग्जाम्पल हमें चोला साउथ इंडियन इंस्क्रिप्शंस के अंदर मिलता है। मतलब ये प्रूव्ड एविडेंसेस हमें मिलते हैं इंस्क्रिप्शन के रूप में, ये सब चीज़ें मिल रही है। तो जो भी हम बात कर रहे हैं इस आइडिया को सपोर्ट करने के लिए कि क्या इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, या जो ये क्लेम किया जा रहा है कि इंडिया के अंदर डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन हजारों साल पुराने, तो ये कोई हवा में बात नहीं हो रही है। वी हैव ईदर लिटरेरी जो टेक्स्ट हैं वहाँ पे एविडेंसेस हैं, या फिर इंस्क्रिप्शन के रूप में जो आर्कियोलॉजिकल जो एस्पेक्ट है उस कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास इसके एविडेंसेस मिलते हैं। विलेज काउंसिल की अगर हम बात करें, थ्रू आउट द एराज, इतने हजारों साल से वो एग्जिस्टेंस के अंदर है, और आज भी हमें जो है इंडिया का अगर लोकल सेल्फ गवर्नेंस के कॉन्टेक्स्ट में देखोगे तो जो सबसे फंडामेंटल यूनिट है, बेसिक यूनिट है, पंचायत के रूप में है। ठीक है, और इसी चीज़ को अगर हम आगे बढ़ाएं तो डॉक्टर BR अम्बेडकर की अगर हम बात करें, उन्होंने कुछ आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे मेंशन किए है ना। उनका जो राइटिंग्स है वहाँ से कुछ आर्ग्यूमेंट अगर हम लेते हैं तो वो कहते हैं कि देखो डेमोक्रेटिक जो प्रैक्टिसेस इंडिया के अंदर रही, एंशिएंट इंडिया में रही हैं, ठीक है, और स्पेशली वो इंस्पायर्ड थे बुद्धिस्ट संघ जो थे, बुद्धिज्म में जो संघ का कॉन्सेप्ट था उससे वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर थे। क्योंकि संघ के अंदर आप देखोगे जो भिक्षु होते हैं, जो बुद्धिस्ट मॉन्क होते हैं, उनकी जो मीटिंग्स होती थी वहाँ पे डिबेट्स होती थी। उन डिबेट्स में कुछ रूल्स रेगुलेशन फॉलो हुआ करते थे। ठीक है, वहाँ पे आपका सीक्रेट बैलेट सिस्टम, वोटिंग के लिए सीक्रेट बैलेट सिस्टम चलता था। वहाँ पे इस तरह से मोशंस पास किए जाते थे। फाइन, तो एक तरह से आपने क्या किया, हालांकि वो है संघ, ठीक है, एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन उसके अंदर क्या फॉलो किए जा रहे हैं, डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन फॉलो किए जा रहे हैं। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि जो डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस रही एंशिएंट इंडिया में, बुद्धिस्ट संघ ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमें यहाँ पे पेश करते हैं। और अगर हम एग्जाम्पल लें इंडियन एंशिएंट इंडिया में रिपब्लिक्स के एग्जाम्पल, लिच्चावीज हैं, ओके, मालव्स हैं, और वृजी या विज्जी जो है कन्फेडरेशन जो वैशाली के आसपास, तो ये काफ़ी सारे और एग्जाम्पल भी हमें देखने को मिलते हैं। इसके अंदर अगर हम यहाँ पे चर्चा करें कि काफ़ी सारे जैसे आज के टाइम पे आप देखोगे ना, बिजनेस कम्युनिटी है ना, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, तो उनके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन आपकी बनी हुई है, जैसे कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, CII कहा जाता है। इसी तरह से फिक्की बना हुआ है। ठीक है, जो लेबर्स हमारे जो वर्कर्स हैं उनके लिए जो ट्रेड यूनियंस हैं, इस तरह से वो बनी हुई है। तो अलग अलग जो ग्रुप्स हैं, ठीक है, उनके हो सकता है प्रोफेशन के हिसाब से और ऐसे, तो उनके जो ग्रुप्स बने हुए हैं, उस समय पहले भी इस तरह से ऑर्गेनाइजेशंस रहे।
अलग अलग इनको नाम दिया गया, जैसे संघ या गणा इनको नाम दिया गया। अब ये इंस्पायर थे, मान लीजिए वॉरियर क्लास से रिलेटेड कोई ग्रुप है, वो हो सकता है, कोई इकोनॉमिक इंटरेस्ट वाला है वो हो सकता है, जिनको गिल्ड या श्रेणी कहा जाता था, ठीक है। कई जगह पे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ये हो सकती हैं संघ के रूप में। तो इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन थे, और इनकी खास बात क्या थी, यहाँ पे डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस फॉलो किए जाते थे। मतलब जो डिसीजन लिए जाएंगे वो क्या लिए जाएंगे, जो मेंबर्स हैं वहाँ पे, जैसे संघ है यहाँ पे जो मेंबर्स हैं उनके द्वारा वो डिसीजन लिए जाएंगे। ऐसा नहीं कि कोई एक व्यक्ति बैठा है, रूलर है, उसने जो डिसाइड कर दिया वही चीज़ होगी, जैसा कि अथॉरिटेरियन स्टेट में या एक तरह से जो हमें देखने को मिलता है। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे नहीं थी, चाहे हम गण या फिर संघ की बात करें। तो इनकी जो गवर्निंग स्टाइल थी, ओके, जहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड्स, रूल्स, रेगुलेशन फॉलो हो रहे हैं, वो डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन को तरफ ही इशारा कर रही है। अगर हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र की बात करें तो उन्होंने डेमोक्रेसी के बारे में मेंशन किया है। अगेन इंडियन विलेजेस के बारे में उन्होंने मेंशन किया है कि कैसे भारत के जो गांव हैं वहाँ पे पंचायत जो है एक तरह से गवर्निंग अथॉरिटी के रूप में काम कर रही थी, कैसे लोग वहाँ पे अपना पार्टिसिपेशन देते थे इन द गवर्नेंस ऑफ द विलेजेस। विलेज पंचायत आल्सो डिसर्न इन द मौर्यन एंड चोला डायनेस्टी के समय पे भी रही, गुप्ता डायनेस्टी के समय पे भी रही, जो हम अभी देखते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे जो हमने ये डिस्कस किए हैं, ओके, इससे हमें ये पता चल रहा है कि हाँ, जो इंडिया का जो एक तरह से एंशंट इंडिया के जो ट्रेडिशन रहे हैं उसमें डेमोक्रेटिक जो ट्रेडिशन है उनको फॉलो किया जाता रहा है। यहाँ पे एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा, ये इंस्क्रिप्शन है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी प्रीलिम्स के लिए भी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने खुद इसको रेफ़र किया था जब ये बात चल रही थी। इससे पहले भी एक दो बार प्राइम मिनिस्टर ने मदर ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में चर्चा की है। तो वहाँ पे उन्होंने तमिलनाडु का उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन, ठीक है, इसके बारे में मेंशन किया था। उत्तरामेरूर जो है आपका तमिलनाडु में कांचीपुरम में सिचुएटेड है। यहाँ पे हिस्टोरिकल टेम्पल्स बने हुए हैं पल्लव डायनेस्टी, चोला डायनेस्टी के समय पे। यहीं पे एक टेम्पल बनाया हुआ है वैकुंठ पेरुमल टेम्पल। वैकुंठ पेरुमल टेम्पल ये जो आपको दिख रहा है ये बना हुआ है, ये परांतका वन ने बनाया था आपका 10th सेंचुरी के अंदर। फाइन, मतलब 1000 साल पुराना है। इसी टेम्पल का जो आपका परिसर है वहां पे आपको ये इंस्क्रिप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। ये जो इंस्क्रिप्शन देखने को मिल रहा है इसके अंदर डिटेल के अंदर क्या लिखा हुआ है, विलेज लेवल पे जो डेमोक्रेसी थी या डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन प्रैक्टिस किए जा रहे थे उनके बारे में यहाँ पे मेंशन है इस टेम्पल के अंदर, जो 1000 साल से भी ज्यादा पुराना है। क्या यहाँ पे लिख रहे हैं, ये उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन जो है ये लोकल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है, जो कि ग्राम सभा को फॉलो करना है। ग्राम सभा मतलब विलेज लेवल पे जो बनी हुई असेंबली है, मतलब गाँव के लोग ही वहाँ पे विलेज असेंबली ग्राम सभा बना रहे हैं, जो कि विलेज लेवल के अफेयर्स है उसको गवर्न करेगी। गेटिंग दिस? तो ये डेमोक्रेसी में इसी तरह से हो रहा है। डिटेल डिस्क्रिप्शन अबाउट द विलेजेस सेल्फ गवर्नेंस, विलेज की सेल्फ गवर्नेंस के बारे में डिटेल में डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि कैसे असेंबली को रन करना है, क्या मेंबर्स जो हैं उनकी क्वालिफिकेशन होगी, ठीक है, इस असेंबली में एंटर करने के लिए, कौन यहाँ पे जो है इलेक्ट कर सकता है, व्हाट शुड बी द प्रोसेस टू इलेक्ट द मेंबर्स, मेंबर को इलेक्ट करने का, चुनाव करने का क्या प्रोसेस होगा। तो आज भी हम इस तरह से चीजें चलाते हैं डेमोक्रेसी में। हाउ ए मेंबर वुड बी डिस्क्वालीफाइड, एक मेंबर किस तरीके से डिस्क्वालीफाई होगा, मतलब डिटेलिंग आपने यहाँ पे कर रखी है इसके अंदर। बिटवीन द एजेस ऑफ 35 एंड 70, नॉलेज, लैंड ऑनरशिप, ये कुछ क्राइटेरिया हैं कि आपको अगर यहाँ पे मेंबर बनना है ग्राम सभा का तो आपकी एज ये होनी चाहिए, आपके पास ये नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास लैंड ऑनरशिप इतना होना चाहिए, XYZ क्राइटेरिया। कहने का मतलब है यहाँ पे सबके लिए इक्वल नहीं है। जैसे आज हम डेमोक्रेसी की बात करें, 18 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति है, वोट देने का अधिकार भी है और उसको चुने जाने का भी अधिकार है। पहले जो होते थे डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन, चाहे हम इंडिया की बात कर रहे हैं या फिर हम ग्रीस की बात करें, रोम की बात करें, कहीं पे भी इस तरह से इक्वल नहीं था। फाइन, फॉर एग्जांपल ग्रीस की बात करें तो वहाँ पे पहली बात तो फ्री पीपल होना चाहिए, स्लेव्स को ये अधिकार नहीं है, फिर मेल होने चाहिए, उनको ये अधिकार है। तो कहीं पे भी सबके लिए इक्वल नहीं था जैसे आज के कॉन्टेक्स्ट में। बट जो वहाँ पे डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन की बात करें, जहाँ पे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं गवर्नेंस के अंदर, तो वो चीज़ तो हमें देखने को मिल रही है। यही चीज़ ग्रीस में देखने को मिलती है। इसी आधार पे कहा जाता है कि ग्रीस के अंदर जो है डेमोक्रेसी का उद्भव हुआ है। लेकिन इंडिया यहाँ पे अपनी जो लिगेसी है उसको क्लेम कर रहा है, ठीक है। क्यों ये बात बार बार उठाई जा रही है, क्यों इस चीज़ को हम बार बार कह रहे हैं कि देखो इस तरह से है, हमारे पास ये प्रूफ है, प्राइम मिनिस्टर नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे क्यों बार बार इस चीज़ को कह रहे हैं कि देखो इंडिया जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। वाई द प्राइम मिनिस्टर हैज़ बीन मैंशनिंग दिस फैक्ट अगेन एंड अगेन एंड अगेन? क्योंकि देखो ग्लोबल लेवल पे आप देखोगे इंडिया ग्लोबल लेवल पे राइज कर रहा है,
एक ग्लोबल पावर के रूप में हम उभर रहे हैं। तो हमें अपनी कहानी कहनी होगी, हमें अपना पक्ष रखना होगा। जब तक हम बताएंगे नहीं हाउ द वर्ल्ड सपोज टू नो अबाउट इट, जब हम बोलेंगे ही नहीं, बताएंगे ही नहीं, तो लोगों को पता कैसे चलेगा। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर इस चीज को बार बार बोल के ये बताना चाह रहे हैं कि देखो इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। इंडिया के अंदर जो डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन है ना, हजारों साल पुराने हैं। आपके आपके यहाँ पे जब डेमोक्रेसी आई उससे कई 100 साल पहले, हजारों साल पहले इंडिया में डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन प्रैक्टिस किए जाते रहे हैं। रीजन बीइंग क्योंकि वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं वो ये क्लेम करते हैं कि डेमोक्रेसी जो है हमारा एक तरह का हमारी देन है, पूरे विश्व को हमारी देन है, ठीक है। तो उसको एक तरह से वो जो एक नरेटिव है उसको काउंटर करने के लिए, गेटिंग दिस। और ये हमें अपनी कहानी कहना जरूरी भी है क्योंकि आज इंडिया ग्लोबल लेवल पे राइज कर रहा है और जो हम कह रहे हैं उसके अंदर बात में सच्चाई भी है, ऐसा गलत भी कुछ नहीं है, ठीक है। इसलिए ये पूरी डिबेट है और इसलिए एग्जाम पर्सपेक्टिव में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, एसए के पर्सपेक्टिव में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसी चीज़ को आगे लेके चलते हैं। जैसे इन्होंने यहाँ पे कहा उत्तरा मेरूर इंस्क्रिप्शन में कि ये आपके पास में चुने जाने के लिए ये आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। डिसक्वालिफिकेशन की क्या क्राइटेरिया है? कह रहे हैं कि आपने अगर कोई भी ये जो है फर्स्ट 4 ऑफ द 5 ग्रेट सिन अगर किया है, किलिंग द ब्राह्मीन, ड्रिंकिंग द एल्कोहल, थेफ्ट, अडल्ट्री, ये कुछ करा है तो आप वहां से डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। मतलब एक हाई मॉरल इथिकल स्टैंडर्ड रखा गया है जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उनके लिए। दिस इज अगेन अ काइंड ऑफ गुड थिंग। और क्या कह रहे हैं, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, देखो इसके अंदर कुछ चीजें हो सकती हैं जो आज से वेरी करेंगी, ठीक है। जैसा मैंने पहले कहा कि सभी के लिए वो इक्वल पर्सपेक्टिव नहीं है क्योंकि 1000 साल पहले किस तरह से चीजें थी उसको आज से एज इट इज कंपेयर नहीं कर सकते। वी आर टॉकिंग अबाउट द डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस, ठीक है, जहां पे लोगों को अधिकार है डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने का। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी एज अंडरस्टूड टुडे इज फेयरली अ रिसेंट फिनोमिना, जैसा वर्तमान की डेमोक्रेसी को हम समझते हैं। ओके, यूनाइटेड स्टेट्स की अगर हम बात करें जिसको लिबरल डेमोक्रेसी माना जाता है, कहा जाता है ये सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है, तो वहां पे भी यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज मतलब सभी को समान अधिकार, मतदान का अधिकार जो दिया गया वो 1965 के अंदर आया, ठीक है। शुरुआती दौर के अंदर महिलाओं को इस तरह से अधिकार नहीं था, फिर बाद में आया, तो वो भी धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है। तो इसी तरह से उत्तरा मेरूर इंस्क्रिप्शन में जो चीजें मेंशन की गई है वहां पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात है जो किंग की अथॉरिटी के बाहर थी, जहां पे लोग अपने आप को गवर्न करने की आजादी रखते हैं। इस तरह से इलेक्शन प्रोसेस वाज देयर, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं वो लोगों के बिहाफ पे रूल कर रहे हैं, जो डेमोक्रेटिक स्पिरिट को दर्शाता है। So if we can say if the rule of the law rather than rule by personal dictate is the essential component of a democracy, तो definitely उत्तरा मेरूर इंस्क्रिप्शन डेमोक्रेसी को ही एक तरह से बता रहा है कि एंशिएंट इंडिया में किस तरह से डेमोक्रेसी रही। ओवरऑल ये डिबेट अगर हम बात करें इज इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी और नॉट, तो ये एक ऐसी चीज है ना जिसपे सेटल होना, आंसर पे सेटल होना बड़ा मुश्किल है। अगर हम अपनी तरफ से अपना क्लेम रखते हैं तो काउंटर क्लेम भी आएंगे, लेकिन एक चीज यहाँ पे साफ है कि जहाँ पे क्लेम किया जाता है नहीं, ग्रीस जो है, यूनान है, जहाँ से डेमोक्रेसी का जन्म हुआ है, तो हम ये कह सकते हैं कि ग्रीस ही एक ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस जो है डेवलप हुए। एंशिएंट इंडिया में भी पैरेलली और इंडिपेंडेंटली डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस डेवलप हुए, ठीक है। डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस इवॉल्व हुए, इसलिए ये कह देना कि डेमोक्रेसी जो है किसी एक जगह से जो है ना, इस आइडिया को ऐसे कहना कि किसी एक जगह से डेमोक्रेसी इवॉल्व हुई फिर वहां से फैली, दिस इज नॉट द राइट वन। ओके, रादर देन हम ये कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है दिस इज कॉमन टू ऑल ह्यूमैनिटी। अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से है ना इसका उद्भव हुआ है। जैसे एंशिएंट इंडिया में हमने देखा हजारों साल पहले से डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन चले आ रहे हैं। दूसरा, इसी एस्पेक्ट के अंदर एक और छोटा सा पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड करूंगा। कई बार ये डिबेट होती है, कहा जाता है कि जो ब्रिटिश राज है उसकी देन है, इंडिया को जो डेमोक्रेसी है वो ब्रिटिश राज की देन है। अगर इंडिया में ब्रिटिश राज नहीं होता तो आज यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं होती। इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स भी दिए जाते हैं। कितना सही है नहीं है इसको इस तरीके से हम देखते हैं। देखो, ब्रिटिशर्स जो थे उनका जो ऑब्जेक्टिव था, इंडिया में रूल करने का ऑब्जेक्टिव था, द सोल ऑब्जेक्टिव वाज टू सर्व द ब्रिटिश इंटरेस्ट। इंडिया के इंटरेस्ट से उन्हें कोई मतलब नहीं था, ठीक है। पहली चीज इसको क्लियर रखिए। अगर इन्होंने कुछ कंट्रीब्यूट किया, लेटर से कि रेलवे बना दिया, तो वो रेलवे उन्होंने बनाया अपने मतलब के लिए बनाया कि इंडिया को इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट किया जा सके, ब्रिटिश इकोनॉमी को सर्व किया जा सके। दैट वाज द मेजर ऑब्जेक्टिव। और जिस डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं उसमें केवल ये रोल आप देख सकते हो कि ब्रिटिशर्स के समय पे हमने इतना स्ट्रगल किया और धीरे धीरे अपने लिए जो है चीज़ें ली, तो
वर्तमान में जो इंडिया का जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है डेमोक्रेसी का, वो थोड़ा सा इंस्पायर देखा जा सकता है। ठीक है, क्यों देखा जा सकता है? क्योंकि जिस तरीके से हमने ब्रिटिशर्स के समय पे जो इंस्टीट्यूशंस, असेंबलीज ये सब सेट हुए, ठीक है, वहां पे इंडियंस ने वर्क किया, उन इंस्टीट्यूशन को सेटअप होते हुए देखा, वहां पे काम किया, तो वो थोड़ा हमारे लिए फेमिलियर हो गया, इसलिए काफ़ी सारी चीज़ें वहां से इंस्पायर है। लेकिन ये कह देना कि इंडिया के अंदर जो डेमोक्रेसी आई वो ब्रिटिश राज की वजह से आई, ये तो एक बहुत गलत जो है वो होगा। इतना हम कह सकते हैं कि हाँ, उन्होंने इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन में हमारे जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस और जिस तरह से आज है ना, काफ़ी सारे फीचर्स हैं, उनको हमने वहाँ से लिया, वो थोड़े से उसमें हेल्पफुल रहे। लेकिन जहाँ तक डेमोक्रेसी की बात करें, डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन की बात करें, वो तो इंडिया के अंदर हज़ारों साल पुराने रहे हैं। फाइन, तो दैट्स ऑल इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। ये एक थीम चली आ रही है, काफ़ी महीनों से इस पर फोकस है इंडीड, और इसको ध्यान रखिएगा। सेशन का PDF टेलीग्राम चैनल पे आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चे UPSC की तैयारी कर रहे हैं, IAS IPS की तैयारी कर रहे हैं, अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म से आप जुड़ सकते हो। सब्सक्रिप्शन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, टेलीग्राम चैनल पे भी दिया गया है। आप वहाँ पे 1 ईयर 2 ईयर जो भी सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद आपको कोड यूज़ करना है RB लाइन, ये आपका डिस्काउंट कोड है। ओके, बेनिफिट क्या होंगे? एक बार आपने सब्सक्रिप्शन लिया, फीस दिया, अनअकैडमी पे जितने भी एजुकेटर हैं किसी से भी पढ़ सकते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस आपके पास रहेगा, सारे नोट्स आपको मिल जाते हैं। उसी फीस में मेंस और प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी आपको मिलती है। नए बैचेस अभी 17 अगस्त से शुरू हो रहे हैं। इसके अलावा हिंदी माध्यम के 16 अगस्त से शुरू हैं। 0% EMI ऑप्शन भी आपको मिलते हैं। ये टेस्ट सीरीज आपकी शुरू हो रही है प्रीलिम्स और मेंस के लिए, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। लिंक सब्सक्रिप्शन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके मिलेंगे। संडे को स्कॉलरशिप टेस्ट आपका हो रहा है, तो ये 27 अगस्त है, नेक्स्ट जो संडे है उसका सुबह 11 बजे रहेगा। कॉम्बैट नाम से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। अनलॉक करने के लिए यूज़ करेंगे कोड RBLIV। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ ग्रेट डे गाइज। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।